इस वक्त मेरठ के सलावा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। इंतजाम ऐसा है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सके। हिंदू मुसलमान के बीच आधी रात हुई हिंसा ने इलाके में तनाव कायम कर दिया है। मामूली सी बात पर शुरू हुई बहस खूनी हिंसा में तब्दील हो गई। ऐसी कि लाठियां चली, पथराव हुआ, 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गनीमत रही कि ठीक वक्त पर योगी फोर्स पहुंच गई, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता था, क्योंकि सलावा मिडनाइट लावा बनकर फूटने लगा। क्योंकि सदियों से साथ रहे हिंदू मुस्लिम की एकता एक पल में बर्फ की तरह पिघल गई। सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी को लेकर के मिनी पाकिस्तान कहा था। उसे मिनी पाकिस्तान सरीखा बताया। एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान। गंगा जमुना तहजीब मिट्टी में मिल गई। सांप्रदायिक सौहार्द का सदियों पुराना तराना मामूली बात पर खूनी झड़प में तब्दील हो गया। किसी की गर्दन पर वार, किसी के पेट पर हमला, किसी का हाथ जख्मी, कई अस्पताल में भर्ती। आरोप दोनों ओर से। पहले हमला हिंदू ने किया, पहले हमला मुसलमान ने किया। कुल 8 लोग घायल हुए, कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। गांव में पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की तैनाती है, क्योंकि सरधना को सुलगाने की कोशिश हुई, चिंगारी लगाई गई। माहौल में तनाव है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या होता, कितने राजपूत आए, वे खड़े थे, गाली गुप्पड़ देकर चले गए, फिर हमला कर दिया। रात हम वहाँ पे बैठे रहे हम, तो उसका घर पास में है, उसने लड़के बुलाए और सभी हथियार लेके आए और उन्होंने आते ही मार पिटाई शुरू कर दी। हमारा बुरा हाल करके रखा, हमारे सारे बाल को मार रखे, पता चले भैया उनके धी बेटी तो नहीं पेड़ में हमारे आदमियों को मार के घेर रखा पूरी तरह। वो तो पूरी तैयारी से थे, वो तो मारने के पूरी तैयारी से थे। पूरी तैयारी मारने का था। ठाकुर बिरादरी और मुसलमानों के बीच हुए झगड़े का लाइव वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों में लाठियां चल रही हैं। एक युवक पुलिस के हाथ से डंडा छीनकर सफेद रंग की गाड़ी के पीछे भागता दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मैं हूँ सलावा गांव में। आप तस्वीरें देखिए। मेरठ पुलिस यहाँ पर तैनात है। पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस गांव में स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। उनके घर की जो औरतें भी थी वो भी कश्मीर के पत्थरबाजों की तरह पत्थर फेंक रही थी। महिलाएं भी पत्थर फेंक रही थी, जो 10 से 20 थी। हमारे जो बीच बचाव में जो भी आया, हमें किसी के गर्दन में भाला घुसा हुआ है, इनके पेट से इधर से घुस के इधर निकला हुआ है, एक लड़के के हाथ से घुस के इधर निकला हुआ है। इनकी मानसिकता सिर्फ वही पाकिस्तानी वाली और कश्मीरी वाली थी। झड़प की आग मंगलवार रात उठी, लेकिन चिंगारी पहले ही सुलग गई थी। 4 दिन पहले मछली मारने को लेकर विवाद हुआ और मंगलवार को चिंगारी ज्वाला बन गई। जगह वही थी। सालवा गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों के घर आसपास थे। जैसे ही मामला भड़का, दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। शोर शराबा सुनकर महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ते गए और मामला और बिगड़ता गया। एक विवाद यहाँ पर शुरू हुआ। विवाद की शुरुआत 4-5 दिन पहले, ये जो आप नाला देख रहे हैं, इस नाला में मछली मारने को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन बीती रात कुछ लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से खूनी झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि सलावा में मौत का मातम नहीं पसरा। पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने में कामयाब हुई। लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो मजरूब पक्ष है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है गंभीर धाराओं में, और इसमें 8 अभियुक्तों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार किया है। जो बाकी भी तथ्य हैं जो सामने आएंगे, दोनों पक्षों की जांच होगी, जो मेडिकल के बयान होंगे, आसपास के जो फुटेज वगैरह हैं वो भी देखे जा रहे हैं, और जो भी लोग चिन्हित होंगे उसमें जो नियम संगत कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई। सलावा में लावा भड़काने के पीछे क्या कोई साजिश थी?
क्या बाकायदा पहले से किसी ने इसके स्क्रिप्ट तैयार की? क्या वजह लग रहा है झगड़े की? वजह 99% वजह जो है, इन्होंने मदरसे का जो निर्माण किया है अवैध रूप से निर्माण है यहाँ पे, और यहाँ से आवागमन बांग्लादेशी तक का रहता है। मतलब रात्रि में भी यहाँ पे दो चार गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ही हुआ है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो मतलब लड़ नहीं सकते, मजदूर टाइप के आदमी हैं, उनके साथ भी इन्होंने किया है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं। और रात तो जो अचानक जा रहा था छुटाने के लिए, उस पर भी धारदार हथियार से वार किया गया। सलावा गांव राजपूत बहुल गांव है। 30 से 40 घर मुसलमानों के और करीब 10,000 के आसपास राजपूतों की आबादी। इस अनुपात के बावजूद राजपूत समुदाय के 5 लोग अस्पताल पहुंच गए। अभी तहकीकात थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है और ये प्रकाश में आएगा कि असल वजह क्या थी, और आगे किसी भी तरह से गांव में शांति व्यवस्था भंग न हो, इस संबंध में हम समुचित कार्रवाई करेंगे। जिस भी पक्ष का जितना दोष होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ और मेरठ का सरधना सांप्रदायिक तनाव के मामले में संवेदनशील रहा है, और शायद इसलिए 4 दिन पहले तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि मिनी पाकिस्तान सरीखा दिखने लगा है। तब बहुत हंगामा भी हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। रामभद्राचार्य का ये बयान की आशंका नहीं थी कि सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ता ताना बाना किसी भी वक्त छिन्न भिन्न हो सकता है। नवरात्रि से ठीक पहले सरधना में तनाव भड़काने के पीछे कौन है, इन सब का हिसाब किताब प्रशासन के पास। कई बार दंगा होता नहीं, कराया जाता है। वैसे जो लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने वालों का हश्र क्या होता है, उन्हें योगी का रिकॉर्ड जान लेना चाहिए। तो संभल उसका साक्षात प्रमाण है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेस्ट यूपी में दंगों का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसकी तस्दीक संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी करती है। दिसंबर 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दंगों का लेखा जोखा जो विधानसभा में प्रस्तुत किया था, उसके मुताबिक 2024 तो आपको याद ही है कि कैसे संभल को जला देने की साजिश हुई, 4 लोगों की मौत हो गई थी। वेस्ट यूपी के दूसरे जिले मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ, 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, मेरठ में 1987 में दंगा हुआ, जिसमें 350 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 1974 में मेरठ में दंगा हुआ था, 8 लोगों की मौत हुई थी। 1974 में ही पीलीभीत में दंगा हुआ, 3 लोग मारे गए थे दंगों में। इसके अलावा 1976 में मुरादाबाद में दंगा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई थी। 2 साल बाद 1978 में भी मुरादाबाद में दंगा हुआ और 19 लोगों की मौत हो गई। 1977 में बुलंदशहर में दंगा हुआ और 2 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। 1978 में अलीगढ़ में दंगा हुआ और 21 लोगों की मौत हुई थी। बार बार कि ये दंगे एक निश्चित कारण की ओर इशारा करते हैं। सवाल है कि क्या जिस डेमोग्राफी चेंज की ओर रामभद्राचार्य इशारा कर रहे हैं, ये दंगे उसी कारण हुए? सवाल है। सीएम योगी ने प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया, लेकिन संभल में कई ऐसे भूमाफिया हैं जो धार्मिक इमारतों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाए बैठे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे संभल में अवैध मस्जिदों और मज़ारों के नाम पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। 20 तारीख को उस जगह बुलडोजर पहुंचने का आखिरी दिन। अब अवैध मस्जिद और मजार को बुलडोजर का ट्रेलर दिखाया गया। मैं मरने के लिए तैयार हूं, बंद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन जगह नहीं छोड़ी। पहला बार ध्वस्त हुआ होटल का मुख्य द्वार, दूसरा बार छत हुई तार तार, तीसरा बार उड़ा धूल का गुबार, चौथा बार टूटी अरमान होटल की दीवार। संभल के अरमान होटल पर इंसाफ का बुलडोजर गरजा तो इसकी धमक वहां से कुछ किलोमीटर दूर सलेमपुर सलार और रवा बुजुर्ग गांव तक सुनाई दी। जिस तरह अरमान होटल को मनमानी की नींव पर खड़ा किया गया था,
ठीक उसी तरह इन दोनों गांवों में भी सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे खड़े कर दिए गए हैं। संभल के हयात नगर में गरज रहे इस बुलडोजर को 20 तारीख से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि सलेमपुर और रवा बुजुर्ग के भाईजान को 20 तारीख तक की मोहलत मिली है। प्रशासन ने जहां जहां लाल निशान लगाए हैं, अगर उन अवैध इमारतों को मियां भाई खुद नहीं हटाएंगे तो योगी का बुलडोजर आएगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला देगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाएगा। अवैध मदरसे वाले मियां भाई की तरह ही अरमान होटल के मालिक ने भी पहले सरकारी नोटिस को नजरअंदाज करने की गलती की थी, लेकिन जब अवैध कब्जे का सबसे बड़ा दुश्मन बुलडोजर सामने खड़ा दिखा तो भाईजान के सुर ही बदल गए। खुद ही होटल गिराने का भरोसा देने लगे। मैं मालिक हूँ इस जगह का सर, मालिक हूँ मैं सर, मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं हटाऊंगा आपके सही, मैं मालिक हूँ, आप कहेंगे तो सही सर। अरमान होटल के मालिकों को जुलाई में ही कोर्ट का ऑर्डर मिला था। 1 अगस्त को प्रशासन ने भी खुद से ही अवैध होटल हटाने को कहा था, लेकिन मियां भाई कोर्ट और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपने होटल में मनमानी वाली बिरयानी पकाते रहे। लेकिन ये मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। अवैध कब्जे पर तेवर दिखाने वाले भाईजान की अकड़ ढीली करने के लिए योगी का बुलडोजर आ ही गया। बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे भवन निर्माण और होटल संचालित किए जाने के संबंध में 12/7/25 को न्यायालय द्वारा उनको नोटिस निर्गत किया गया था और 1/9/25 को उसमें आदेश पारित किया गया और 3 दिवस का समय उनको दिया गया खाली कराने के लिए उस हिस्से को। उस समय अवधि में उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया, तो आज मौके पर जेई के द्वारा और पुलिस बल के सहयोग से खाली कराया गया है। प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध निर्माण के सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बुलडोजर के वार से बिरयानी का पतीला सड़क पर लुढ़कता नजर आया तो भाईजान ने कैमरे के सामने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की। मेरा 50 साल से कब्जा है, लीगल भी और पुरखों से भी और शायद 12 साल से भी, जो कि लीगल है। और आज मेरी स्टे की सुनवाई चंदूसी में जज साहब के यहाँ हो रही है। तो आज डेट जैसे मैं आज आपके यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है, क्या कहेंगे? ये बुलडोजर नाजायज तरीके से लेकर आए हैं मिसगाइड करके एसडीएम साहब को कि ये जगह हमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम साहब नए आए हुए हैं, नई पोस्टिंग है, वो बात को नहीं समझे हैं। उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है और ये अदालत के ऑर्डर हैं सारे संभल के और मुरादाबाद के। अब क्या करेंगे आगे आप? अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बंद होने के लिए तैयार हूँ, गाली झूमने को तैयार हूँ, इससे पिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ती। बुलडोजर एक्शन के बाद भी सयूदीद अवैध कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे ही जिद पर संभल के कुछ भाईजान भी अड़े हुए हैं। अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल को बचाने के लिए मियां भाई लगातार प्रशासन से मोल भाव की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक खाली कर लेंगे आप लोग? सर खाली करने की बात तो यही तो चल रही है सर कि हम जमीन दे देंगे 20 तारीख में, नहीं हमसे तो 19 में ले लें जमीन। अच्छा। जितनी भी ये जमीन है, इतनी जमीन हमसे कहीं भी कोई से कोने पे गाँव के कितने की भी हो हम लेके दे देंगे। वो इसके अगर ये चाहे तो बल्दे में, मतलब इसकी इसी नंबर पर, मतलब दूसरे पे बल्दे की जमीन भी दे सकते हैं। हम पे जमीन है, जहाँ पे चाहो जमीन ले लें, कोई से कोने पे भी सर जमीन जी ये चाहते हैं हम। अवैध कब्जे के बराबर की जमीन देने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 20 सितंबर तक भाईजान की बात बन पाती है या फिर बुलडोजर की दहाड़ यहाँ भी सुनाई देगी। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि को अब महज 5 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही मियां भाइयों ने हिंदू बेटियों को टारगेट पर लेने की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। ये दावा बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने किया है और चेता दिया है कि अब की गरबा में भाईजान की एंट्री नहीं होगी। साथ ही हिंदू संगठनों का भी कहना है कि गरबा में एंट्री के लिए भगवान वारा की पूजा करके ही लोगों को अंदर जाने दिया जाए। ब्राह्मण समाज की बिटियाओं को भेला फुसलाओगे और उसको लव जिहाद में लाकर उसका धर्मांतरण कराओगे, उसका रेट ये है। अलग अलग समाज के जो है उसके लिए रेट फिक्स किए गए। कोई योजना से आता है लव जिहाद का, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब लव जिहादियों की खेर नहीं है और हिंदू समाज ऐसी मजम्मत करेगा, ऐसी मजम्मत करेगा कि वो सारा लव जिहाद उसकी कुटाई की जाएगी। गरबा में लव जिहाद की सोचा तो मसल दिए जाएंगे। गलती से भी किसी विधर्मी ने गरबा में एंट्री कर ली तो उसका क्या हश्र होगा, सुनिए बीजेपी के सांसद से। एक वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग माथे पे टीका लगा कर आ जाते हैं, हाथ में आटी बांध कर आ जाते हैं, गले में केसरिया दुपट्टा पहन कर आ जाते हैं। अब ये नहीं चलने वाला है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं,
कोई दूसरे वर्ग विशेष समुदाय का व्यक्ति नहीं है। भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उनका दावा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम लव जिहाद के लिए हिंदू बेटियों को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा है कि भोपाल में मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुस्लिम लड़कों को ट्रेंड करने के लिए इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए रेट तक तय किए गए हैं। हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मण समाज की बिटिया को भेला फुसलाओगे और उसको लव जिहाद में लाकर उसका धर्मांतरण कराओगे, उसका रेट ये है। अलग अलग समाज के जो है उसके लिए रेट फिक्स किए गए। अब ये नहीं चलेगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिससे पता चला कि राज्य में अब तक लव जिहाद के 283 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 18 साल से कम उम्र की 73 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई हैं और लव जिहाद के इस मामले में पहले नंबर पर इंदौर तो दूसरे नंबर पर भोपाल है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं और इसीलिए सांसद ने नवरात्रि शुरू होने से 120 घंटे पहले ही लव जिहादियों को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर गरबा कार्यक्रम में घुसने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट मसल दिया जाएगा। कोई योजना से आता है लग गया, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। अगर वो घुसता भी गलत तरीके से आता है तो सार्वजनिक रूप से माँ जगदम्बे की आराधना करके सार्वजनिक मैदानों के अंदर उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। गरबा के कार्यक्रम में इस बार किसी को बिना आधार चेकिंग के एंट्री नहीं मिलेगी। बीजेपी सांसद को भोपाल के हिंदुओं का खुला समर्थन मिल रहा है। अब तो हिंदू भी कह रहे हैं कि सनातनी पर्व में भाईजान का क्या काम। उनके जो है आधार कार्ड से चेक करिए, साथ ही भगवान वाराह की तस्वीर बाहर रख के उसका पूजन अर्चन कराइए। नाम बदलकर, भेष बदलकर, टीका लगाकर, कलावा बांधकर अगर कोई मुस्लिम गरबे में आएगा तो उसकी वहीं पर पूजा भी की जाएगी। इस बार हिंदू जो पूजा पिटाई के रूप में ही की जाएगी। पकड़े जाएंगे तो बहुत मारेंगे उन्हें, पिटाई की जाएगी। क्योंकि वो लोग गलत करते हैं। हिंदू बनकर गरबे में आते हैं कलावा बांध के, तो ये सब नहीं चलेगा इस बार। अब जरा इस बोर्ड को देखिए। इस पर गुजराती में कुछ ऐसा लिखा है जो नवरात्रि से पहले फिजा को बिगाड़ने की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये बोर्ड गुजरात के खेड़ा जिले के मातर गांव में लगाया गया है। वहां मुसलमानों का एक मोहल्ला, जहां इस बोर्ड को मस्जिद के एकदम सामने गाड़ा गया है। लिखा है दरगाह, मदरसा और मस्जिद के आसपास गरबा खेलने की सख्त पाबंदी है। इस बोर्ड को देख हिंदू संगठनों में उबाल है। गुस्साए हिंदुओं ने इस पर काली पोत दी कि यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे बोर्ड लगा था कि ये अभी तो काली पोत दी गई है, मगर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी गरबा या कोई भी अन्य कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता है। ये बोर्ड यहाँ पे लगाया गया था। वहाँ पे हुसैनी चौक में यहाँ पे मदरसा, मस्जिद और आसपास के यहाँ पे कोई गरबा या खेला नहीं जा सकता। सवाल है कि जिस जगह ये बोर्ड लगाया गया है वो इलाका मुस्लिम बहुल है, लिहाजा गरबा होने का तो सवाल ही नहीं है। क्या कट्टरपंथियों की कोशिश हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की थी? हालांकि इलाके में रह रहे मुस्लिमों ने दलील दी है कि इस बोर्ड से माहौल बिगड़ने से बचेगा। मैं पहले भारतीय हूँ और पूरा मेरा ये वतन है, बराबर। तो एक दो बार हमने ऐसा इनको बताया कि भाई ये गलत है, आप धर्मस्थान है, नमाज हो रही है, आप बंद करो। उस वक्त बाहर से जो आने ने तो हमारे लड़कों के साथ कुछ तू मैं हो जाती थी, एक दो झगड़ा ऐसा हो जाता था। तो हमारे आगे वालों ने मिल के ऐसा किया कि भाई हमें किसी के साथ लड़ना नहीं है, बराबर। तो एक अपने सूचना बोर्ड लगा देगा। 3 साल पहले खेड़ा जिले में ही भाईजान गैंग ने गरबा कार्यक्रम में पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने सरेराह उनकी खातिरदारी की थी। इतिहास तो मियाँ जी के तर्क की हवा निकाल रहा है। बेशक कट्टरपंथी गैंग नवरात्रि पर फिर एक्टिव हो गया है, लेकिन इस बार उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर किसी तरह की साजिश की भनक भी लगी तो मसल दिए जाएंगे। नचिकेता मेहता के साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। सनातन के खिलाफ साजिश रचने वाले नफरतियों ने सिर्फ हिंदुत्व के दुश्मन हैं वो, बल्कि मौका मिलने पर वो अपने ही धर्म की महिलाओं को अपने कट्टरपंथी साजिश का शिकार बना लेते हैं। और इस दावे की मिसाल है बरेली के 2 रंगीन मिजाज मौलाना हैदर, जहां तीसरी बार निकाह की तैयारी में था, वहीं मौलाना इरशाद ने तो मस्जिद में ही महापाप को अंजाम दे डाला।
ये दोनों ही बरेली के मौलाना हैं। इन पर धार्मिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी थी। इनका काम भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना था। ये इस्लाम के मुताबिक महिलाओं को उनका हक दिला सकते थे, लेकिन इनकी रंगीन मिजाजी ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तस्वीर में रोती बिलखती ये महिला उस इस्लामिक समाज का हिस्सा है जिसका जिक्र पिछले दिनों जगत गुरु राम भद्राचार्य ने किया था। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहाँ नहीं है। राम भद्राचार्य के इस बयान पर धर्म के ठेकेदारों ने आपत्ति जताई, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई, महिलाओं को सर का ताज बताया। लेकिन ऐसे ठेकेदारों के चेहरे पर इन दोनों मौलानाओं ने अपनी रंगीन मिजाजी की कालिख मल दी। तन पर शेरवानी, सिर पर पगड़ी और आंखों पर चश्मा चढ़ाए ये शख्स तीसरी शादी की तैयारी में था। मौलाना हैदर हुसैन की दूसरी शादी लव मैरिज थी, जिसे इसने तलाक 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 कहकर खत्म कर दिया था, जिसके बाद इसकी पहली पत्नी ने राहत की सांस ली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि मौलाना साहब तीसरी शादी की ख्वाहिश वाले शेरवानी लिए घूम रहे हैं। जन्नत में 72 हूरें मिले न मिले, इसलिए मौलाना हैदर हुसैन ने जमीन पर ही तीसरी शादी की तैयारी कर ली। उनकी इस बारात में उनके अब्बा और रिश्तेदार भी शरीक हो गए। लेकिन मौलाना का बैंड तब बजा जब उसकी पहली पत्नी योगी फोर्स को लेकर शादी में शरीक होने पहुंच गई। फिर क्या था, योगी फोर्स ने कट्टरपंथी दूल्हे की बारात निकाल दी। लेकिन मौलाना के तेवर देखिए, इसकी अकड़ बता रही है कि इसे अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं। बरेली में ऐसे रंगीन मिजाज मौलानाओं की कमी नहीं है। जिस मस्जिद में लोग खुदा की इबादत के लिए पहुंचते थे, उसी मस्जिद में इस हैवान ने एक महिला सफाई कर्मी की इज्जत लूट ली, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल किया। इस हैवान की सच्चाई दुनिया के सामने तब आई जब पीड़ित महिला गर्भवती हो गई। फिर क्या था, पीड़िता की शिकायत पर यह हैवान सलाखों के पीछे पहुंच गया। ऐसे मौलाना खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन इनकी असलियत जब सामने आती है तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी की फायर ब्रांड छवि की चर्चा देश और दुनिया में होती है। उसी तरह से उनके जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी भी सुर्खियों में है। भारत में फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन कुछ मुस्लिम देशों में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम देशों ने उन पर बैन लगा दिया है। सवाल है कि एक भगवादारी पर बनी फिल्म से मुस्लिम राष्ट्र को आखिर डर किस बात का? उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायक ही मैं छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा। रियल लाइफ में सीएम योगी के तेवर और एक्शन की मुरीद सिर्फ यूपी की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश है। जल्द ही रियल लाइफ के जरिए योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रही है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। योगी आदित्यनाथ की लाइफ पर बनी इस फिल्म को लेकर देश में क्रेज है, लेकिन चंद मुस्लिम देशों को फिल्म अजय के ट्रेलर ने इतना बेचैन कर दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके मुल्क में ये फिल्म रिलीज हो। खाड़ी देश सऊदी अरब ने फिल्म अजय की रिलीज पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के साथ ही कतर ने भी फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। बैन का कारण धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता को बताया गया है। उस फिल्म में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होंगी, हालांकि फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन उनका जो है अपने मुल्क में फिल्म को न चलने देना वो उनका अपना कैरेक्टर है, और फिल्म तो कोई भी अपने मकसद के लिए या फिल्म अपनी वाहवाही के लिए बना सकता है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर देश का अपना अलग कानून होता है, अपना अलग नजरिया होता है देखने का। अगर वहाँ पर कोई चीज उनके हिसाब से नहीं है तो उन्होंने बैन कर दिया। अगर हम अपने देश की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो भारत के अंदर भी भारतीय फिल्में चलती है या कुछ कंट्रीज की फिल्में चलती है, पाकिस्तान की क्यों नहीं चलती? जबकि मूवी तो वहाँ भी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इसको हिंदू फोबिया मान करके कि यह हिंदू तत्व के ऊपर दिखाई जा रही है तो फिल्म गलत है। अगर उनकी जीवनी में बन रही है फिल्म तो अच्छी बात है। योगी जी ने जो यहाँ पर कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है अनुकरणीय है और इसको चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों का इलाज बुलेट से धड़ाधड़ हो रहा है, शुरू हो गया। बीते 24 घंटे के अंदर योगी फोर्स ने अलग अलग जिलों में 4 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि योगी के आर्मी ने गौ तस्करों के विनाश की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। यूपी में गैंग्स ऑफ गौ तस्कर के खिलाफ मेगा ऑपरेशन शुरू हो गया। गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को, क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा? क्या जीव हत्या नहीं होगी, और अगर किसी ने किया तो उसको फिर उठा के बंद कर देंगे उसी स्लॉटर हाउस में। योगी आदित्यनाथ जो कहते आए हैं वही प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों का बुलेट से इलाज शुरू हो गया है। कुशीनगर गौ तस्करी का मुख्य आरोपी अब्दुल रहीम गिरफ्तार। मुरादाबाद गौ तस्कर मुठभेड़ में पकड़ा। बदायूं गौ तस्कर का एनकाउंटर। कुशीनगर, मुरादाबाद, बदायूं, बागपत, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चला दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से योगी फोर्स एक्टिव है गौ तस्करों के खिलाफ। अब चुन चुन के गौ तस्करों का हिसाब किया जाएगा। योगी फोर्स अब इस चीज का बीड़ा उठा चुकी है। योगी के आर्मी ने गौ तस्करों के विनाश की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। यूपी में गैंग्स ऑफ गौ तस्कर के खिलाफ ये मेगा ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गैंग्स ऑफ गौ तस्कर के खिलाफ योगी का मेगा ऑपरेशन। योगी के गृह जनपद गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के एक गैंग ने नीट की तैयारी कर रहे दीपक नाम के छात्र की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा इलाका आरोपियों की गिरफ्तारी की आग में उफल उठा। एक गौ तस्कर अजब हुसैन को गांव वालों ने पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी समेत गैंग के दूसरे लोग वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन योगी फोर्स से कहां तक बच पाते? कुछ घंटे पहले इसने दीपक को मारा था, आज पुलिस के कंधों पर लटका नजर आया। कुशीनगर में योगी फोर्स ने मुख्य आरोपी अब्दुल रहीम को एनकाउंटर में धर दबोचा। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और उसके नेपाल भागने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। पुलिस ने न सिर्फ मुख्य आरोपी को पकड़ा। योगी राज में गौ तस्करों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन कोई आज से नहीं छिड़ा, बल्कि इस ऑपरेशन को छिड़े करीब 1.5 साल से ज्यादा बीत चुका है। योगी के प्रदेश में गौ तस्कर उनके नाम से ही कांप उठते हैं। 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 के आंकड़े बताते हैं कि गौ तस्करों पर किस तरह शिकंजा कसा गया है। प्रदेश में गौ तस्करी के कुल 1200 केस दर्ज किए गए हैं। 2709 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 568 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। 476 आरोपियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 9 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई है और 9,97,43,000 की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। यूपी पुलिस द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में गौ तस्करों की अब खैर नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां की सरकार, सेना और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। रक्षा मंत्री कैमरे के सामने कबूल करता है कि हां वो घूसखोर है। डिप्टी प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कबूल करता है कि ट्रंप के सीजफायर का दावा झूठा है। पाकिस्तान की इतनी बार बेइज्जती हो चुकी है कि अब शर्म भी शर्म से लाल हो जाए। आज आपको पाकिस्तान की शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों की ईमानदारी पहले ईंट ईंट दरगिरी, अब तिनके नीलाम हो रही है। कट्टर ईमानदारी का पर्दा ऐसा सरका है कि लाज हया सियासतदानों ने बेच खाया है।
दूसरों का पाप गिनाने से अपना पाप कम नहीं होता। इतनी सी बात ख्वाजा आसिफ को समझ नहीं आती, क्योंकि पैसा देख ख्वाजा जैसों की आंखें चमक जाती हैं। क्या करें, कटोरे में डॉलर की भीख चाहने वालों को कोने में ले जाकर कोई नोटों की गड्डियां थमाए तो ईमान तो बेचना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के सियासतदान करप्शन के पहाड़ पर बैठे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी करप्शन के चार्ज में जेल में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ करप्शन केस में लंदन भागे हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भ्रष्टाचार के केसों से लदे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर सरकारी खजाने के लूट खसोट के आरोप हैं। इतना ही नहीं, देश का असली मालिक रावलपिंडी वाला फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर तो भ्रष्टाचार के आकंठ तक दलदल में डूबा है। लेकिन सुने कौन, समझे कौन? जब कुएं में ही भंग पड़ी हो तो पूरा देश नशे में ही डूबेगा। इसी करप्शन के कारण पाकिस्तानी अवाम भूखी मरती है, प्यासी तड़पती है। और टेलीविजन पर बैठकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऐलान करते हैं कि हाँ, हमने घूस ली। आज रक्षा मंत्री का ही नहीं, डिप्टी पीएम ऑफ पाकिस्तान इशाक डार का भी कबूलनामा देखिए। इशाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज कर दिया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए दोनों लोगों की जरूरत होती है। अगर भारत जवाब देता है तो पाकिस्तान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और डिप्टी पीएम इशाक डार, इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत महसूस की है। दोनों का सच से सामना हो चुका है, लिहाजा अब दोनों कायदे में दिख रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोज्ड नेशन है, युद्ध में भी, इंटरनेशनल मंचों पर भी, घरेलू मोर्चे पर भी। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम भी अपने सियासतदानों की बातों का अब लोड नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।